हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो आप देख रहे हैं पीआर एनालिसिस सेंटर। तो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं यूपीएससी का टेस्ट। तो यूपीएससी टेस्ट 2025 के लिए ये है। देखेंगे यहाँ पर 2025 के लिए टेस्ट है। तो इसमें देखेंगे आज है टेस्ट नंबर इसमें 26 है। ठीक है, इसके पहले 25 टेस्ट करा दिया गया है, तो उसको भी आप जाकर देख सकते हैं। और ये हिंदी के साथ साथ में अब इंग्लिश का भी टेस्ट इसमें बनाया गया है। तो एक पार्ट अभी बनाया गया है। जैसे ही आप लोग उसको देखिए और उसको लाइक शेयर जरूर किया करिए आप सभी लोग जितने भी हैं। तो एक दिन उसको और एक दिन इंग्लिश, एक दिन हिंदी करके वीडियो से चलाया जाएगा। और जैसे ही एग्ज़ाम नज़दीक आएगा तो डेली एक एक टेस्ट अपडेट कराया जाएगा। तो चलिए शुरुआत करेंगे आज टेस्ट का। टेस्ट नंबर ये 26 है। आप लोग थोड़ा अपना फीडबैक भी दिया करिए। और देखिए इसका पीडीएफ पाने के लिए पीआर नॉलेज रिसर्च सेंटर 2024 लिखेंगे तो ये टेलीग्राम का लिंक है। कोई भी आपका क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, जो भी हो, आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए और यहीं पे पीडीएफ भी आपको मिलेगा। जो भी क्वेश्चन हो तो उससे पूछ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों आरआरबी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इनकी स्थापना केंद्र सरकार, राज्य सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा संयुक्त रूप से की जाती है, जिनमें से राज्य सरकार की हिस्सेदारी सर्वाधिक होती है। और ये दूसरा है, ये आरबीआई द्वारा विनियमित होते हैं और राज्य सरकारों द्वारा इनकी निगरानी की जाती है। और तीसरा, आरआरबी के लिए प्राथमिकता क्षेत्रक ऋण के लक्ष्य उनके समायोजित निवल बैंक ऋण एनएनबीसी का 90% है। कितने सही हैं इसमें से? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, या तो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए आरबीआई आरआरबी के बारे में है। क्या कर रहा है इसमें कि इसकी हिस्सेदारी, जो राज्य की हिस्सेदारी ये सर्वाधिक है। देखिए राज्य की हिस्सेदारी जो है ना, ये 15% है और केंद्र की जो है ये 50% है। और बाकी जो होता है 35%। तो ये शेयर पूंजी मतलब जो भी अलग होते हैं सार्वजनिक बैंक, वो उनके होते हैं। तो ये 50% सेंट्रल देगा, स्टेट गवर्नमेंट देगा 15%, और जो सार्वजनिक बैंक है वो क्या देगा, 35%। तो पहला कथन गलत हो जाएगा। दूसरा कहता है, ये आरबीआई द्वारा विनियमित होते हैं और राज्य सरकारों द्वारा इनकी निगरानी की जाती है। तो देखिए ये भी गलत, दूसरा वाला भी कथन गलत हो जाएगा। क्षेत्रीय स्तर पर इनकी निगरानी राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड द्वारा की जाती है, जबकि जो परिचालनात्मक होती हैं, इसके परिचालनात्मक स्तर पर राज्य सरकारों द्वारा इसको की जाती है, जो परिचालन इनकी होती हैं। लेकिन निगरानी जो होती है कौन करता है, वो नाबार्ड करता है। तीसरा कहता है कि आरआरबी के लिए प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के लक्ष्य उनके समायोजित निवल बैंक ऋण एएनबीसी का 90% है। 90%, देखिए 90 नहीं है बल्कि 75% है। तो तीसरा भी कथन गलत, दूसरा भी कथन गलत, पहला भी कथन गलत। तो जब तीनों ही कथन गलत है तो क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। ठीक है, जिनका भी ऑप्शन नंबर डी है उनका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। यह अवधारणा वर्णन करती है कि करारोपण और ऋण ग्रहण वित्तीय व्यय के लिए समतुल्य साधन है। आज जब सरकार ऋण लेकर व्यय में वृद्धि करती है, जिस ऋण का भुगतान भविष्य में करों के द्वारा किया जाएगा, तो अर्थव्यवस्था पर इसका वैसा ही प्रभाव पड़ेगा जैसा कि आज कर में वृद्धि के द्वारा वित्त की व्यवस्था करके सरकारी व्यय में वृद्धि करने से पड़ता है। उपयुक्त परिच्छेद द्वारा निम्नलिखित अवधारणाओं में से किसका वर्णन किया गया है? रिकार्डो समतुल्यता, स्मिथ समतुल्यता, फिलिप समतुल्यता या नैश समतुल्यता? तो ये है ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, रिकार्डो समतुल्यता। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें ए लगा देंगे। इसके पढ़ने के बाद आंसर ये आएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। भारत में अवस्थित एक जापानी कार कंपनी का उत्पादन, पहला है जापान के जीडीपी में, किंतु भारत के राष्ट्रीय सकल घरेलू यानी उत्पाद में जीएनपी में शामिल होगा। क्या पूछ रहा है, भारत में अवस्थित जापानी कार का उत्पादन। ठीक है, चलिए दूसरा देखेंगे। इसमें कहता है जापान और भारत दोनों के जीडीपी में शामिल होगा। तीसरा कहता है भारत के जीडीपी में किंतु जापान के जीएनपी में शामिल होगा। वही जापान और भारत दोनों के जीएनपी में शामिल होगा। तो चलिए मैं इसको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए जीडीपी जो होता है, जीडीपी अगर ये भारत है, ठीक है, मान लीजिए वैसे भारत का नक्शा ऐसे बन गया है इंडिया का। ठीक है, तो अगर ये जीडीपी है और इसमें कुछ भी किसी के भी कंपनी का बन रहा है, किसी भी कंपनी भारत से दूसरे भी कंपनी का इंडिया में प्रोडक्शन हो रहा है, तो जितना भी प्रोडक्शन होगा ये भारत की जीडीपी है। लेकिन अगर जीएनपी निकालना रहेगा, जीएनपी, तो जो भारत की बाहर कंपनियां हैं, मतलब बाहर की जो कंपनियां भारत में काम कर रही हैं, उनका निकाल देंगे तो ये भारत, जो भी भारत का बचा रहेगा जीडीपी, वो रहेगा जीएनपी कहलाएगा वो। ठीक है, वो जो उत्पादन रहेगा वो जीएनपी कहलाएगा।
तो देखेंगे इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट कह रहा है भारत के जीडीपी में किंतु जापान के जीएनपी में शामिल होगा। अगर जीएनपी जापान का निकालेंगे तो क्या होगा, वो उस जापान में जो उत्पादित होती रहेंगी वो सिर्फ उतने ही की होगी। तो ये निकलेगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4। समष्टि अर्थव्यवस्था के संदर्भ में व्यापक मुद्रा में प्रचलन में मुद्रा के साथ निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है। पहला है वाणिज्यिक बैंकों और डाकघरों के पास रखी सावधि जमाएं। दूसरा है बैंकों के पास रखी मांग जमाएं। तीसरा है ए और बी दोनों। और चौथा है आरबीआई के पास जमा किए गए बैंकों के नगद रिजर्व व्यापक मुद्रा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। तो वाणिज्यिक बैंकों और डाकघरों के पास रखी सावधि जमा, ये ठीक है। दूसरा कहता है बैंकों के पास रखी जमाएं, ये भी ठीक है। जब दोनों ही सही तो ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। चलिए आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। पहले तो इसको पढ़ेंगे। इस सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी पीपीपी मॉडल पे है के तहत लागत पूरी तरह से सरकार द्वारा वहन की जाती है। सरकार निजी अभिकर्ताओं से इंजीनियरिंग कार्यों के लिए नीलामी आमंत्रित करती है। कच्चे माल की खरीद और निर्माण लागत सरकार द्वारा वहन की जाती है। निजी क्षेत्र की भागीदारी न्यूनतम होती है और इंजीनियरिंग विशेषज्ञता की प्रदायगी तक सीमित होती है। निम्नलिखित परिच्छेद में से किस निवेश मॉडल का वर्णन किया गया है, कौन से मॉडल का किया गया है। चलिए यहाँ पे देखेंगे। बोट क्या होता है, बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर, मतलब आप उसको बिल्ड करिए, उसको ऑपरेट करिए और फिर सरकार को ट्रांसफर कर दीजिए। एनयूटी मॉडल, या तो इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन मॉडल, या तो बिल्ड ऑपरेशन एंड ट्रांसफर टोल मॉडल, या तो हाइब्रिड एम्यूनिटी मॉडल HAM। बताइए किसके बारे में ये कह रहा है। तो देखेंगे इसमें ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे। यह है इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन मॉडल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 6 अब। ट्रेजरी बिल यानी टी बिल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है ये जीरो सिक्योरिटीज है जिन्हें छूट पर जारी किया जाता है तथा परिपक्वता की स्थिति में अंकित मूल्य पर भुनाया जाता है। वही दूसरा कथन है ये 364 दिनों से अधिक की परिपक्वता के लिए जारी किए गए दीर्घकालीन ऋण लिखित होते हैं। तो कितने सही हैं, केवल एक, केवल दो, दोनों सही या दोनों गलत। तो चलिए देखेंगे। ये जो है जीरो कूपन सिक्योरिटी जिन्हें छूट पर जारी किया जाता है तथा परिपक्वता की स्थिति में अंकित मूल्य पर भुनाया जाता है, तो ये सही है। वही दूसरा इसमें गलत हो जाएगा। 364 ही नहीं होता है बल्कि इसमें 91 होता है, 182 का होता है। ठीक है, कितना कितना 91, 182 और 364 सभी का होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर दूसरा हटा देंगे, पहला सही है, ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा किसी देश के भुगतान संतुलन BOP का सर्वोत्तम वर्णन करता है। पहला है यह किसी देश की सरकार और शेष विश्व की सरकारों के बीच एक विशिष्ट अवधि में होने वाले सभी आर्थिक लेन देनों का एक व्यापक रिकॉर्ड है। तो वही दूसरा कहता है कि यह किसी देश के घरेलू बजट का सांख्यिकी विश्लेषण है जिसमें सरकारी व्यय और कर राजस्व शामिल होते हैं। ऑप्शन सी और डी देखेंगे। सी कहता है कि यह किसी विशिष्ट अवधि में देश के निवल विदेशी मुद्रा भंडार की एक माप है। तो वही चौथा कहता है कि यह किसी विशिष्ट अवधि में देश के निवासियों और शेष विश्व के बीच होने वाले वस्तुओं, सेवाओं और परिसंपत्तियों के सभी लेन देनों का एक व्यवस्थित रिकॉर्ड है। चलिए किसके बारे में है, तो यह है आपका BOP यानी भुगतान संतुलन के बारे में है। भुगतान संतुलन देखिए एक दूसरे से लेन देन के बारे में है, देश का एक दूसरे से लेन। इसमें ऑप्शन नंबर डी देख लेंगे। यह किसी विशिष्ट अवधि में देशों के निवासियों और शेष विश्व के बीच होने वाले वस्तुओं, सेवाओं और परिसंपत्तियों के सभी लेन देनों का व्यवस्थित रिकॉर्ड होता है। कोई एक देश यहाँ है, कोई एक देश यहाँ है, इनसे इतना पैसा लिया गया या कोई सामान लिया गया, यहाँ पर फिर लिया गया, यही इससे लेन देन हो रहा है। तो कितना यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे 3 चीज़ दे दिया गया और यहाँ पे 2 ही चीज़ दे दिया गया, तो यहाँ एक चीज़ के लिए घाटा है, यहाँ पे एक चीज़ ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यही होता है। तो एक दूसरे का क्या होता है, वस्तु, सेवा और परिसंपत्तियों का लेन देन होता है, वही होता है BOP, बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। MSME के वर्गीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है सूक्ष्म उद्यम ऐसे उद्यम है जिनका निवेश 1 करोड़ रुपए से और वार्षिक कारोबार 5 करोड़ रुपए से अधिक न हो। तो वही दूसरा है लघु उद्यम ऐसे उद्यम है जिनका निवेश 10 करोड़ रुपए से और वार्षिक कारोबार 50 करोड़ रुपए से अधिक न हो।
और तीसरा है मध्यम उद्यम ऐसे उद्यम है जिनका निवेश 100 करोड़ रुपए से या वार्षिक कारोबार 500 करोड़ रुपए से अधिक न हो। कितने सही हैं? केवल एक, एक और दो, दो और तीन, या तो एक दो तीन। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, एमएसएमई। तो देखेंगे सूक्ष्म एवं लघु उद्यम जिनका है कि 1 करोड़ और 5 करोड़। क्या कर रहा है? 1 करोड़ और 5 करोड़ का है, तो ये ठीक है। लघु उद्यम में 10 करोड़ और 50 करोड़ है, तो अब यहाँ पे एक शून्य बढ़ा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक शून्य और बढ़ा देंगे, 1 और 5, तो ये 10 और 5, तो ये दोनों सही है। तीसरा देखेंगे, तीसरा क्या कहता है? कहता है ऐसे उद्योग हैं जिनका निवेश 100 करोड़ रुपए से और 500 करोड़ रुपए से अधिक न हो। तो ये 500 नहीं होता है, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर 50 होगा और यहाँ पे 250 होगा। ठीक है, तो तीसरा वाला गलत हो जाएगा इसमें। तो क्या लगाएंगे इसमें? बी लगा देंगे। 1 और 2 सही है, 1 और 2 सही हो जाएगा, तीसरा कथन गलत हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 9 अब। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, इसको एफडीआई बोलते हैं। एफडीआई और एफपीआई यानी विदेश पोर्टफोलियो निवेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये जानिए कि एफडीआई जो होता है ये लॉन्ग होता है, एफपीआई खाली सिर्फ लाभ के लिए होता है, जो कि शॉर्ट टर्म के लिए। तो पहला कहता है एफडीआई भारत के बाहर निवास करने वाले व्यक्ति द्वारा कुछ शर्तों के तहत इक्विटी साधनों के माध्यम से किया गया निवेश होता है। वही दूसरा कथन देखेंगे, दूसरा कथन कहता है एफपीआई से प्रायः मेजबान देश में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, रोजगार सृजन और अवसंरचना का विकास होता है, जबकि एफडीआई से मुख्य रूप से वित्तीय बाजारों की तरलता और दक्षता प्रभावित होती है। तो इसमें कितने कथन सही होंगे? केवल एक, केवल दो, दोनों सही है, दोनों गलत। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है ये, एफडीआई और एफपीआई के बारे में बोलता है। तो कहता है एफडीआई भारत के बाहर निवास करने वाले व्यक्ति द्वारा कुछ शर्तों के तहत इक्विटी साधनों के माध्यम से किया गया है। तो सही बात है, देखिए ये इक्विटी के माध्यम से किया जाता है, पहला कथन सही है, शेयर के माध्यम से। वही दूसरा कहता है कि एफपीआई से प्रायः मेजबान देश में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, रोजगार सृजन, अवसंरचना का विकास होता है, जबकि एफडीआई से मुख्य रूप से वित्तीय बाजारों की तरलता और दक्षता प्रभावित होती है। तो यहाँ पर एफपीआई और एफडीआई के बारे में उल्टा लिख दिया है। ठीक है, तो दूसरा कथन हो जाएगा गलत, पहला सही है, ऑप्शन नंबर ए लग जाएगा, ओनली 1 होगा इसमें से। चलिए आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 10 अब। डब्ल्यूटीओ विश्व व्यापार संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य डब्ल्यूटीओ के सदस्य हैं। तो वही दूसरा कहता है डब्ल्यूटीओ का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है। और तीसरा है कि डब्ल्यूटीओ का एक उद्देश्य विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में विनिमय दर की स्थिरता प्राप्त करना है। कितने सही हैं इसमें से? ऑप्शन देख लीजिए, कितने सही नहीं है, ध्यान दीजिएगा, सही नहीं, केवल एक, केवल दो, सभी तीन, या तो कोई नहीं। चलिए कितने सही नहीं है वो बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 डब्ल्यूटीओ के बारे में है। तो कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य डब्ल्यूटीओ के सदस्य हैं, तो पहला कथन गलत हो जाएगा। देखिए संयुक्त राष्ट्र में 193 सदस्य देश है और डब्ल्यूटीओ में सभी सदस्य इसमें डब्ल्यूटीओ में नहीं आते हैं, तो दूसरा पहला कथन गलत। दूसरा कहता है जनरल काउंसिल डब्ल्यूटीओ का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है, तो दूसरा कथन इसमें सही हो जाएगा, पहला गलत, दूसरा सही। तीसरा देखेंगे डब्ल्यूटीओ का उद्देश्य विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में विनिमय दर की स्थिरता प्राप्त करना है, तो तीसरा कथन इसमें गलत हो जाएगा। देखिए विनिमय दर की स्थिरता सुनिश्चित करना अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का काम है। ठीक है, आईएमएफ का एक उद्देश्य है, और ध्यातव्य है कि आईएमएफ जो है ब्रेटन वुड्स की एक अन्य संस्था भी है। तो पहला और तीसरा गलत, दूसरा सही है। तो कितने कथन गलत हुए हैं? तो सिर्फ 2 कथन गलत हुए हैं, तो ऑप्शन क्या लगेगा? ओनली 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ओनली 2, क्योंकि गलत पूछा हुआ था। ठीक है, ये सब ध्यान देने योग्य चीज़ें हैं। कभी कभी क्वेश्चन सही रहते हुए भी आप ऑप्शन गलत लगा के चले आते हैं क्योंकि ध्यान नहीं दिया जाता। क्वेश्चन नंबर 11 आता है भारत में कृषि संगणना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आप लोग को लगता होगा थोड़ा सा मेरा बोलने का स्पीड तेज है, तो देखिए थोड़ा सा जल्दी मैं बोलता हूँ ताकि समय कम और आप प्रैक्टिस ज़्यादा कर सकें। क्वेश्चन नंबर 11 का पहला ऑप्शन है, पहला ये स्टेटमेंट, भारत में इसे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा 5 वर्ष में आयोजित किया जाता है। वही दूसरा है कि इसे केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में संचालित किया जाता है। तीसरा है भारत में पहली कृषि संगणना प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान आयोजित की गई थी। कितने सही हैं इसमें से? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, या तो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, तो भारत में इसे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा 5 वर्ष में आयोजित किया जाता है भारत कृषि संगणना को, पहला कथन सही। दूसरा बोलता है इसे केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में संचालित किया जाता है, तो दूसरा भी कथन सही। तीसरा कहता है कि भारत में पहली कृषि संगणना
प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान आयोजित की गई थी? तो देखेंगे पहली कृषि संरचना जो है, ये तीसरा वाला कथन गलत हो जाएगा। पहला कब हुआ था? ये हुआ था 1970-71 में। उस समय कौन सा था योजना? तो उस समय योजना था आपका चौथी पंचवर्षीय योजना, ठीक है। तो दो कथन सही है, तीसरा कथन गलत है और सही बताना भी है। तो ऑप्शन नंबर क्या लग जाएगा? ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, ओनली 2 हो जाएगा। आप मुझे बताइए कि 1970 और 71 में प्रधानमंत्री कौन था उस टाइम? चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है शिपिंग सेवाओं से अर्जित निवल आय, दूसरा है पर्यटन से अर्जित निवल आय, तीसरा है बैंकिंग सेवाओं से अर्जित निवल आय। उपरोक्त में से कितने भुगतान संतुलन में निवल और गैर उपादान आय का निर्माण करते हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, या तो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 तो देखेंगे इसमें शिपिंग सेवाओं से अर्जित निवल आय पहला सही है, दूसरा है पर्यटन से अर्जित निवल आय दूसरा सही है, तीसरा है बैंकिंग सेवाओं से अर्जित निवल आय तीसरा सही है। ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, तीनों के तीनों कथन बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है इसकी स्थापना विश्व बैंक के विकल्प के रूप में अपने सदस्य देशों को धन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई थी। दूसरा है इसका मुख्यालय बीजिंग में अवस्थित है। और तीसरा है संयुक्त राष्ट्र महासभा के विचार विमर्श से इसे अस्थायी पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है। कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, या तो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 तो देखेंगे इसकी स्थापना विश्व बैंक के विकल्प के रूप में अपने सदस्य देशों को धन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई थी। एशिया अवसंरचना विकास के बारे में बोल रहा है। पहला ही कथन गलत हो जाएगा। देखिए क्या हुआ कि यह विकासशील देशों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के उद्देश्य से वित्तीय, तकनीकी और अन्य प्रकार की सहायता प्रदान करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक यानी कि विश्व बैंक समूह का एक प्रमुख अंग के साथ घनिष्ठ सहयोग में कार्य कर रहा है। यह विश्व बैंक के विकल्प के रूप में कार्य करने के बजाय जो है विश्व बैंक के लक्ष्य को सुदृढ़ करने में मदद करता है। ठीक है, उसके साथ नहीं बल्कि उसके लक्ष्यों को प्राप्त करने की बात करता है। तो पहला कथन हो जाएगा गलत। वही दूसरा है कि इसकी मुख्यालय बीजिंग में अवस्थित है, तो ये सही है। और तीसरा है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के विचार विमर्श से इसे अस्थायी पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है, तो तीसरा कथन भी हो जाएगा सही। कुल मिला के 2 और 3 सही है, यानी 2 कथन सही हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, ओनली हो जाएगा 2, ओनली हो जाएगा 2 इसमें। चलिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर अब 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या क्या हो जाएगा? अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीएनपी, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में से विदेश से प्राप्त निवल कारक आय को घटाकर प्राप्त किया जाता है। तो ये दूसरा कहता है कि एनएनपी यानी निवल राष्ट्रीय उत्पाद और जीएनपी यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्यह्रास को घटाकर प्राप्त किया जाता है। तो कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, दोनों सही है, दोनों गलत। क्वेश्चन नंबर 14 तो देखेंगे कह रहा है कि जीएनपी जो है जीडीपी में से विदेश से प्राप्त निवल कारक को घटाकर प्राप्त किया जाता है। तो देखिए जीएनपी निकालने के लिए क्या जाता है? जीडीपी और प्लस विदेशों से प्राप्त निवल आय को कारक को जोड़ा जाता है। ठीक है, देखिए मैं बता रहा हूँ, अगर आपको जीएनपी निकालना है, जीएनपी, ठीक है, तो जीएनपी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? जीडीपी तो आपका जो है जीडीपी, ठीक है, जीडीपी में प्लस करना पड़ेगा जो भारत में विदेशों में रह रहे जो प्रवासी होते हैं वो लोग भारत में क्या पैसा भेजते हैं ना, तो निवल आय उन्हीं को बोलते हैं। तो उन पैसों को जोड़ा जाता है, ठीक है, न कि घटाया जाएगा। तो जोड़ा जाएगा, तो पहला कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। वही दूसरा कहता है कि एनएनपी जीएनपी में से मूल्यह्रास को घटाकर प्राप्त किया जाता है, तो ये सही है। तो पहला गलत है, दूसरा सही है, तो ऑप्शन नंबर क्या लग जाएगा? बी लगा देंगे, ओनली हो जाएगा 2, ओनली हो जाएगा 2। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है एमएसपी का उद्देश्य किसानों को बाजार में होने वाले उतार चढ़ाव से बचाना है और इस प्रकार किसानों द्वारा फसल उत्पादों की आपात बिक्री को रोकना है, डिस्ट्रेस सेल को। और दूसरा है कि एमएसपी भारत सरकार द्वारा कुछ खाद्यान्न और वाणिज्यिक फसलों के लिए दिया जाने वाला कानूनी रूप से गारंटीकृत न्यूनतम मूल्य है। कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, दोनों सही है, दोनों गलत। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 चलिए देखेंगे, एमएसपी के बारे में है, बहुत ही चर्चा में था, किसान आंदोलन भी हुआ था इसके बारे में। सरकार बताइए क्या नाम है वो बिल वापस ले ली थी।
तो देखेंगे एमएसपी का उद्देश्य किसानों को बाजार में होने वाले उतार चढ़ाव से बचाना है और इस प्रकार किसानों द्वारा फसल उत्पादों की आपात बिक्री को रोकना है। तो पहला कथन सही। दूसरा कहता है एमएसपी भारत सरकार द्वारा कुछ खाद्यान्न और वाणिज्यिक फसलों के लिए दिए जाने वाला कानूनी रूप से गारंटीकृत न्यूनतम मूल्य है। तो दूसरा कथन गलत हो जाएगा। देखिए एमएसपी किसी कानूनी कानून का हिस्सा नहीं है, इस प्रकार वह कोई कानूनी गारंटी नहीं देता है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए लग जाएगा, ओनली वन हो जाएगा, ओनली वन। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय संगठन राष्ट्रीय लेखा प्रणाली एसएनए जिसका उपयोग वैश्विक स्तर पर आर्थिक कार्यकलापों के मापन को संकलित करने के लिए किया जाता है के विकास में संयुक्त रूप से शामिल था? संयुक्त राष्ट्र, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल बैंक या विश्व आर्थिक मंच। क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिए, संयुक्त राष्ट्र यूएन का है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे इसमें से। तो आगे बढ़ेंगे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 है कि अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक ग्रीन जीडीपी पद का सर्वोत्तम वर्णन करता है? पहला देखेंगे जीडीपी में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र का योगदान है। दूसरा है आर्थिक समृद्धि में जैव विविधता का योगदान। और तीसरा है संयुक्त राष्ट्र द्वारा जीडीपी गणना की रंग से कूटबद्ध विधि। और तीसरा देखेंगे, चौथा कि पर्यावरणीय क्षति के समायोजन के बाद जीडीपी गणना। चलिए बताना क्या है, ग्रीन जीडीपी। तो चलिए ग्रीन जीडीपी का देखिए ऑप्शन नंबर इसमें डी जो सही है कि पर्यावरणीय क्षति के समायोजन के बाद जीडीपी गणना होती है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, विश्व बैंक द्वारा जारी जॉब्स फॉर रेजिलियंस साउथ एशिया डेवलपमेंट अपडेट के अनुसार भारत सहित दक्षिण एशियाई क्षेत्र अपने सांख्यिकीय लाभांश की स्थिति का लाभ नहीं उठा पा रहा है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब चलिए स्टेटमेंट देखिए, रोजगार में महिलाओं की अत्यंत कम भागीदारी। दूसरा है गैर कृषिगत क्षेत्रकों में धीमी रोजगार प्रवृत्तियां। तीसरा है इस क्षेत्र का रोजगार अनुपात अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में अपेक्षाकृत कम। और चौथा है जनसांख्यिकी लाभांश की संकीर्ण अवधि जो केवल 2035 तक ही मौजूद रहेगी। कितने सही हैं इसमें से, कितने कारण हो सकते हैं? केवल एक, केवल दो, केवल तीन, या तो सभी चार। क्वेश्चन नंबर 18, तो इसमें देखेंगे रोजगार में महिलाओं की अत्यंत कम भागीदारी सही है, गैर कृषिगत क्षेत्रों में धीमी रोजगार प्रवृत्तियां ठीक है, इस क्षेत्र का रोजगार अनुपात अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में अपेक्षाकृत कम है, ये भी ठीक है। चौथा कथन इसमें गलत हो जाएगा, ये जनसांख्यिकी लाभांश की संकीर्ण अवधि जो 2035 तक मौजूद रहेगी, ये 2055 तक है। ठीक है, 2055 तक है, चौथा गलत है, यानी कुल मिला के 3 कथन सही हैं। ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, ओनली हो जाएगा 3। चलिए आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। विधि दिया है, अर्थ दिया है। फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर पहला है, यह एक सूचीबद्ध कंपनी द्वारा नए शेयरों का निर्गमन है। दूसरा है प्रिफरेंशियल इश्यू, यह है व्यक्तियों, उद्यम पूंजीपतियों, वेंचर कैपिटलिस्ट इत्यादि के एक विशिष्ट समूह के को नए शेयरों के बड़ी मात्रा में आवंटन की प्रक्रिया। और तीसरा देखेंगे राइट्स इशू, मौजूद इक्विटी शेयर धारकों को उनकी मौजूदा शेयर धारिता के अनुपात में शेयरों का निर्गमन। कितने सही सुमेलित हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, या तो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 19, तो चलिए मिलान करते हैं। फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, तो यह है एक सूचीबद्ध कंपनी द्वारा शेयरों का निर्गमन सही है। प्रिफरेंशियल इशू देखेंगे व्यक्तियों, उद्यम पूंजीपतियों यानी वेंचर कैपिटलिस्ट इत्यादि के एक समूह विशिष्ट समूह को नए शेयरों की बड़ी मात्रा में आवंटन की प्रक्रिया, तो ये भी सही है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। तीसरा देखते हैं, राइट्स इशू कहता है तो मौजूदा इक्विटी शेयर धारकों को उनकी मौजूदा शेयर धारिता के अनुपात में शेयरों का निर्गमन, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तीनों के तीनों कथन बिल्कुल सही है, तीनों के तीनों ही कथन बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है आरबीआई द्वारा रेपो दर में वृद्धि। दूसरा है प्रत्यक्ष कर की दरों में कमी। तीसरा है कृषि फसलों जैसी मदों के निर्यात में कमी। उपयुक्त में से कितने मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में सहायक होंगे? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, या तो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, तो आरबीआई रेपो दर में वृद्धि ठीक है, कृषि फसलों जैसी मदों में निर्यात की कमी ठीक है, प्रत्यक्ष कर की दरों में कमी नहीं करना है। एफडीआई आएगा तो और अच्छी बात है ना, तो ऑप्शन बी लगा देंगे, ओनली 2 रहेगा।
एफडीआई में कमी थोड़ी ना करना होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। भारत में बीमा क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारत में बीमा पैठ की दर सकल घरेलू उत्पाद के 10% से अधिक है। वही दूसरा कहता है कि बीमा क्षेत्र में एफडीआई का सीमा 51% है। और तीसरा बोलता है भारत में बीमा घनत्व 20,000 रुपये से अधिक है। तो कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन है तो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, भारत में बीमा पैठ का जो निरंतर वृद्धि हो रही है, तो इसलिए पहला कथन गलत हो जाएगा। 10% से अधिक है, ये निरंतर वृद्धि होती जा रही है। जैसे 2000 में 2.7 था, नहीं 2021 में एफडीआई का 49% से। ठीक है, पहला में क्या कहता है, 2000 में 2.7% से 2021 में 4.2 हो चुका है। तो केवल 10 ही नहीं बल्कि इसमें कमी था, लेकिन निरंतर वृद्धि हो रही है। वही दूसरा बोलता है बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा 51% है। तो दूसरा भी कथन गलत हो जाएगा। ये 49% था, 49% से बढ़ाकर अब कितना कर दिया गया है, 74% कर दिया गया है। तीसरा है भारत में बीमा घनत्व 20,000 रुपये से अधिक है। देखिए 20,000 रुपये से अधिक, ये तीसरा वाला गलत हो जाएगा। देखिए भारत में बीमा घनत्व 2021 में बढ़कर यानी $91 से बढ़कर 7,559 रुपये हो गए हैं। और 2001 में ये $11 था, जो उनहत्तर उनहत्तर गैर जीवन बीमा यानी कुल मिलाकर $22। इसके अलावा भारत में बीमा घनत्व 2021-22 में 91 से बढ़कर 2022-23 में कितना हो गया है, 92 हो गया है। ठीक है, अब डॉलर में निकाल दीजिएगा। तो तीनों कथन गलत है, ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। विश्व बैंक समूह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, विश्व बैंक समूह में शामिल होने के लिए किसी देश को पहले अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का सदस्य बनना अनिवार्य है। वही दूसरा बोलता है IBRD अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक विश्व के सबसे गरीब देशों को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करता है। और तीसरा है, भारत विश्व बैंक समूह की 5 संस्थाओं का सदस्य है। कितने सही हैं इसमें से? केवल एक, केवल दो, सभी तीन है तो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, तो विश्व बैंक समूह में शामिल होने के लिए किसी देश को IMF का सदस्य बनना अनिवार्य है। ठीक है, पहला कथन इसमें सही है। दूसरा कहता है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक IBRD विश्व के सबसे गरीब देशों को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करता है। तो दूसरा कथन इसमें हो जाएगा गलत। तीसरा है कि भारत विश्व बैंक समूह की सभी 5 संस्थाओं का सदस्य है। तो तीसरा भी कथन गलत हो जाएगा। तीसरा भी कथन गलत हो जाएगा। भारत अंतर्राष्ट्रीय निवेश विवाद निपटान केंद्र का सदस्य नहीं है इसमें से। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन लगाएंगे 1 हो जाएगा, ओनली 1 होगा। ऑप्शन नंबर ए, ओनली 1। दो कथन गलत है। चलिए आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 23। आरबीआई की निम्नलिखित कार्रवाइयों पर विचार कीजिए। ब्याज दरों में कमी, आरक्षित आवश्यकताओं में वृद्धि, सरकारी बॉन्ड का विक्रय। उपयुक्त में से कितनी कार्रवाइयाँ आरबीआई की हॉकिश संकुचनकारी मौद्रिक नीति के अंतर्गत संभावित हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन है तो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए, ब्याज दरों में कमी को हटाएंगे। ब्याज दरों की कमी को हटाएंगे, ये विस्तारकारी नीति है तो पहला हटा देंगे। और संकुचन में देखिए, आरक्षित आवश्यकताओं में वृद्धि करेंगे, सरकारी बॉन्ड का विक्रय करेंगे। तो दो सही है इसमें से, ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, ओनली 2 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है, सकल राजकोषीय घाटा कुल व्यय से राजस्व प्राप्तियों एवं गैर ऋण सृजन पूंजीगत प्राप्तियों दोनों को हटाकर ज्ञात किया जाता है। तो वही दूसरा है, प्राथमिक घाटा सकल राजकोषीय घाटे में से सकल ब्याज देयताओं को घटाने पर प्राप्त होता है। कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, दोनों सही है, दोनों गलत। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, सकल राजकोषीय घाटा कुल व्यय से राजस्व प्राप्तियों एवं गैर ऋण सृजन पूंजीगत प्राप्तियों दोनों को हटाकर ज्ञात किया जाता है। तो पहला कथन सही है। और वही दूसरा है कि प्राथमिक घाटा सकल राजकोषीय घाटे में से सकल ब्याज देयताओं को घटाने पर प्राप्त होता है। तो दूसरा कथन गलत हो जाएगा। देखिए सकल प्राथमिक घाटा जो है, ये सकल राजकोषीय घाटा माइनस निवल ब्याज दायित्व, जहाँ निवल ब्याज दायित्व में निवल घरेलू परिदाय पर सरकार द्वारा ब्याज प्राप्तियों में ब्याज अदायगी करने का शेष राशि रह जाती है। तो इसके क्या होगा, घटाने का इसमें क्या घटाना है, वो घटाना क्या है, वो घटाना है निवल ब्याज। ठीक है, जो बाहर का है। ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, ओनली 1 हो जाएगा इसमें से, ओनली 1 हो जाएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। एस जी बी मतलब सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इन्हें सरकार की ओर से आरबीआई द्वारा जारी किया जाता है। वही दूसरा है, इन बॉन्ड का मूल्य सोने के मूल्य से संबंध होता है। और तीसरा है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दोनों पर इतना इनका व्यापार होता है। तो कितने कथन सही नहीं है? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, या तो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25। तो इन्हें सरकार की ओर से आरबीआई द्वारा जारी किया जाता है, एसजीबी को, ठीक है। दूसरा है, इन बॉन्ड का मूल्य सोने के मूल्य से संबंधित होता है, संबंध होता है, ये ठीक है। तीसरा है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दोनों पर इनका व्यापार होता है। तो तीसरा कथन ये भी सही है। कौन सा कथन गलत है? कोई कथन गलत नहीं है। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 26 देखते हैं। आज का टेस्ट भी 26 है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। व्यक्तिगत आय, देश के भीतर वस्तुओं का उत्पादन, अन्य देशों से आयात, सरकार द्वारा प्रदान की गई सेवाओं पर शुल्क, तो उपयुक्त में से कितने सरकार के लिए राजस्व के स्रोत हो सकते हैं? राजस्व के स्रोत केवल एक, केवल दो, केवल तीन, है तो सभी चार। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26। तो चलिए इसमें देखेंगे। इसमें हो जाएगा, सरकार द्वारा प्रदान की गई सेवाओं का शुल्क हो जाएगा, अन्य देशों से आयात हो जाएगा, देश के भीतर वस्तुओं का उत्पादन हो जाएगा, व्यक्तिगत आय हटा देंगे, ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। इसमें केवल तीन हो जाएगा, केवल तीन होगा। चलिए आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम एनएसडीसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह एक गैर लाभकारी सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी है जिसका पूर्ण स्वामित्व सरकार के पास है। तो वही दूसरा है, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय इसकी नोडल एजेंसी है। तीसरा है, इसका मुख्य उद्देश्य कौशल विकास से संबंधित सार्वजनिक संस्थानों की स्थापना और संचालन करना है। कितने सही हैं इसमें से? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, या तो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27। तो देखेंगे, इसका मुख्य उद्देश्य कौशल विकास से संबंधित सार्वजनिक संस्थानों की स्थापना और संचालन करना है। तीसरा वाला कथन जो है सही है। दूसरा देखेंगे, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय इसकी नोडल एजेंसी, तो ये भी सही है। पहला कहता है कि यह एक गैर लाभकारी सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी है जिसका पूर्ण स्वामित्व सरकार के पास होता है। तो पहला कथन गलत हो जाएगा, पहला कथन इसमें गलत हो जाएगा। ये 49% शेयर अधिकारिता रखती है, जबकि 51% शेयर पूंजी निवेश क्षेत्र रखते हैं। तो पहला गलत है, दूसरा और तीसरा सही है। कुल मिलाकर इसमें दो कथन सही हुआ, तो ऑप्शन नंबर इसमें बी लगा देंगे। आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। पूंजी बाजार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, पूंजी बाजार ऋण के साथ साथ इक्विटी लिखतों में भी व्यापार करते हैं। दूसरा है, जमा प्रमाण पत्र और वाणिज्यिक पत्र पूंजी बाजार में व्यापार की जाने वाली प्रतिभूतियां। और तीसरा है, मुद्रा बाजार की तुलना में व्यापार पूंजी बाजार में सार्वजनिक भागीदारी सीमित होती है। कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, है तो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28। तो पहला देखेंगे, पूंजी बाजार ऋण के साथ साथ इक्विटी लिखतों में भी व्यापार करते हैं, पहला सही है। दूसरा है, जमा प्रमाण पत्र और वाणिज्यिक पत्र पूंजी बाजार में व्यापार की जाने वाली प्रतिभूतियां। तो दूसरा कथन इसमें गलत हो जाएगा। जमा प्रमाण पत्र और वाणिज्यिक पत्र मुद्रा बाजार में व्यापार की जाने वाली प्रतिभूतियां होती हैं, ठीक है। पूंजी बाजार नहीं होता है, मुद्रा बाजार होता है। यहाँ पर पूंजी बाजार लिखा है, यहाँ पर मुद्रा बाजार होगा, ठीक है। तो इसलिए दूसरा कथन गलत है। और तीसरा देखेंगे, मुद्रा बाजार की तुलना में पूंजी बाजार में सार्वजनिक भागीदारी सीमित होती है। तो तीसरा भी कथन गलत हो जाएगा, तीसरा भी कथन इसमें गलत हो जाएगा। तो ओनली वन लगा देंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ओनली वन, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। निम्नलिखित स्थितियों पर विचार कीजिए। भारत में ब्याज दरों में कमी, विदेशी वस्तुओं की मांग में कमी, भविष्य में विदेशी मूल्य में वृद्धि की संभावना। तो उपयुक्त स्थितियों में से कितनी भारतीय रुपयों के अधिमूल्यन कारण बन सकती हैं? तो यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन, केवल एक, केवल दो, सभी तीन, या तो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29। तो देखेंगे, भारत में ब्याज दरों में कमी, पहला कथन गलत। देखेंगे, निम्न ब्याज दरों में विदेशी निवेश को हतोत्साहित होता है और जो कि घरेलू मुद्रा का मूल्य ह्रास हो जाता है। तो पहला कथन इसमें गलत है। वही दूसरा देखेंगे कि विदेशी वस्तुओं की मांग में कमी, तो ये ठीक है।
इसमें तीसरा भी गलत हो जाता है, भविष्य में विदेशी मूल्य के मुद्रा के मूल्य में वृद्धि की संभावना है, तो तीसरा भी कथन गलत है। ऑप्शन नंबर इसमें ए लगा दीजिए, ओनली 1 होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए 33 क्वेश्चन तक करेंगे इसमें, और क्वेश्चन नंबर देखेंगे 30। क्या है 30? भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग IHRC का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? शिक्षा मंत्रालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद या केंद्रीय संस्कृति मंत्री? क्वेश्चन नंबर 30 किसका होगा? तो ये हो जाएगा संस्कृति मंत्री का है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। ये अभी ऐतिहासिक अभिलेख कौन करेगा? वही संस्कृति करेंगे, कल्चरल। चलिए 31 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 31। विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है SEZ विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत संचालित होते हैं। तो ये दूसरा है SEZ स्थापित करने की शक्ति केंद्र और राज्य दोनों की सरकारों के पास होती है। और तीसरा है इसे व्यापार संचालन शुल्कों और प्रशुल्कों की दृष्टि से एक विदेशी क्षेत्र माना जाता है। तो कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, या तो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 में देखेंगे SEZ विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत संचालित होता है, पहला सही है। और दूसरा है SEZ स्थापित करने की शक्ति केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के पास होती है, तो दूसरा भी सही है। तीसरा इसे व्यापार संचालन शुल्कों और प्रशुल्कों की दृष्टि से एक विदेशी क्षेत्र माना जाता है, तो ये भी सही है। 1, 2, 3 यानी तीनों कथन सही, ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देख लीजिए। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। मूल्य स्थिरता, आर्थिक समृद्धि, रोजगार सृजन कितने राजकोषीय नीति के उद्देश्य हैं? राजकोषीय नीति केवल एक, केवल दो, सभी तीन, या तो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 में देखेंगे मूल्य स्थिरता पहला सही, आर्थिक समृद्धि दूसरा सही, रोजगार सृजन तीसरा सही, ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। तीनों के तीनों कथन बिल्कुल सही है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33 है। निम्नलिखित में से कौन सा या से संकुचित मुद्रा का या के रूप है? करेंसी नोट, व्यावसायिक बैंकों द्वारा रखी गई निवल मांग जमाएं। तीसरा है व्यावसायिक बैंकों की निवल आवधिक जमाएं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें। केवल एक, या एक और दो, या दो और तीन, या तो 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर 33, चलिए बताइए। तो देखेंगे करेंसी नोट तो होता है, संकुचित मुद्रा में करेंसी नोट होता है। व्यावसायिक बैंकों द्वारा रखी गई निवल मांग जमाएं, ये भी ठीक है। तीसरा गलत है, व्यावसायिक बैंकों की निवल आवधिक जमाएं, ये कथन गलत हो जाएगा। देखिए अंतर बैंक जमा जो कि एक व्यावसायिक बैंक दूसरे व्यावसायिक बैंकों में रखते हैं को मुद्रा की पूर्ति के मांग भाग के रूप में नहीं जाना जाता है। यह M1 और M2 संकुचित मुद्रा कहलाती है। M3 और M4 को व्यापक मुद्रा बोलते हैं। तो तीसरा हटा देंगे, पहला और दूसरा सही है, यानी कि कुल मिला के ऑप्शन नंबर इसमें बी लगा देंगे। 1 और 2, 3 जहाँ जहाँ है तहाँ हटा दीजिए। तो देखेंगे ये UPSC 2025 के लिए टेस्ट चल रहा है, और आज है टेस्ट नंबर 26। और टेस्ट का PDF पाने के लिए PR नॉलेज रिसर्च सेंटर 2024, इसको आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी जो भी PDF यहाँ पे मिलता है, यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाता है। और इसका टेस्ट जो है इंग्लिश में भी प्रोवाइड कराया गया है, तो उसको भी आप लोग जाकर देखिए। आप लोग का डिमांड था इंग्लिश में कराने के लिए, तो उसको भी लाया गया है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।